नमस्कार दोस्तों। मैं आज जो एनसीईआरटी का मुहिम शुरू किया था, जो हमने मिल के एक पहल शुरू की है, उसको आज आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी कक्षा 7 उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये आगे आपके बदौलत ही चल रहा है। अगर आपका स्नेह और प्यार नहीं मिले तो हम एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ही हम हैं, आप नहीं तो मेरी कोई वजूद नहीं है ना दोस्तों। आज इस एनसीईआरटी के दरमियान अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के और भी क्षेत्र है जिससे आप वेदांश एकेडमी से जुड़ सकते हैं। उसमें है, यह है टेलीग्राम कॉल। आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। ये हमारा है इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड, इसे आप स्कैन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। उसमें भी वेदांश एकेडमी के सारे चीज आपको वहां पर मिलेंगे, है ना। तो हमारे ये दो साइट है, एक इंस्टाग्राम, दूसरा टेलीग्राम। इस दोनों से जुड़ जाइए। और जो प्रथम है यूट्यूब, उस पर तो हम हैं ही आपके साथ, है ना दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्त मित्र, भाई बंधु, सखा मित्र सबों में इसे फैला दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपना प्यार दीजिए क्योंकि हम प्यार के भूखे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज जो है चैप्टर हम लोगों का 3rd है। क्या है? चैप्टर 3rd है। 3rd नंबर चैप्टर जो है ये, इसका नाम है हीट उष्मा। क्या है? हीट उष्मा है, हीट उष्मा है, ठीक है। तो 3rd नंबर चैप्टर है, हीट उष्मा है। इसमें जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम हर एक रोज एक चीज आप लोगों को बोलते हैं। इसका जो ये है ना, कुछ सारांश रहता है इसमें, उसकी जो बारे में लिखा हुआ है ना, उस चैप्टर के बारे में, उसको जरूर पढ़े। उससे बहुत सारा चीज आपको मालूम चलेगा कि क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं? हम शीतकालीन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब हम मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, यह हमें ठंडक अनुभव कराते हैं। कह रहा है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग सूती वस्त्र, ठंडे वस्त्र, हल्के कपड़े पहनते हैं, हमें ठंडक का महसूस कराता है। वही शीतकाल में हम जो जंतव रेशे से बनाए गए वस्त्र पहनते हैं और ये ऊनी वस्त्र होते हैं और हमें गर्मी का एहसास करवाते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। इसमें आप यह जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त है। देखिए कितना बेहतरीन है ये लाइन एनसीईआरटी का दोस्त, कितनी शालीनता से आपको यह बात समझाने की एनसीईआरटी कोशिश की है कि जितने ऋतु हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब ऋतुओं के लिए अलग कपड़ा है। अगर गर्मी है तो सूती वस्त्र पहनना है, ठंडी है तो वूलन कपड़े पहनना है, और जब बारिश है तो रेन कोट का यूज करना है ना। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। आइए, शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाते हैं तो आप गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर गर्मी का अनुभव करते हैं। हम कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, गर्म तथा ठंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या गर्मी और ठंडा के बारे में दिया है। देखिए, अपने दैनिक जीवन कहने का मतलब है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जी रहे हैं वही है दैनिक जीवन।
अनेक वस्तु के संपर्क में आते हैं, इनमें से कुछ गर्म है तो कुछ ठंडी है। चाय गर्म, बर्फ ठंडी होती है। चाय क्या होती है? गर्म होती है। बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। चाय गर्म, बर्फ ठंडी होती है। सामान्य उपयोग की वस्तु उसको सूची दी गई है। इस सूची में से कुछ नाम जोड़िए और इन वस्तुओं को गर्म तथा ठंडा कह रहा, कुछ ऐसा वस्तु का नाम सूची दिया गया, उसमें कौन ठंडी है कौन गर्म है उसका बताना है। जैसे पूछ देगा कि बताइए सूरज का रोशनी गर्म है कि ठंडा है, तो गर्म है। चाय कैसी होती है? तो चाय गर्म होती है। ठीक है। पूछ देगा कि बताइए बर्फ कैसी है? तो ठंडी होती है। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंड होती है। दही कैसी होती है? ठंड होती है। ये सब है ना। तो देखते हैं हम यह देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी है जबकि कुछ वस्तु गर्म है। आप भी यह जानते हैं कि कुछ वस्तु दूसरी इसमें सारणी दिया, देखिए। क्या आइसक्रीम ठंडी है? हाँ ठंडी है। चाय के प्याले में रखी चम्मच गुनगुना हल्का गर्म, सही है। फलों का रस कैसा होता है? तो ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन का हत्थी कैसा होता है? तो गर्म भी हो सकता है और ठंडा, लेकिन वो अगर चढ़ा हुआ है बनाने के लिए तो गर्म होगा। ठीक है। अगर ऐसे है तो ठंडी होगी। गर्म ठंडी पहचानना है किस वक्त कैसा है उसकी स्थिति। ठीक है। अब देखिए, वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कह रहा है कि जो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिया विश्वसनीय है? आइए हम ज्ञात करें। यहाँ पर एक छोटा सा लिख दिया है, इसे याद कर लीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.1 जूल होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है कि 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए और ए बी सी है, नामांकित करना है। ए ठंडा पानी पात्र बी में गर्म मान लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी सी मान लीजिए। ठीक है। उससे पहले एक चीज यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए कि आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए और मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव से छूते समय सतर्क। ये कह रहा ना कि आपको यह बताया जा रहा है कि गर्म वस्तुओं को जल्दी ऐसे नहीं छू देना है। स्टोव और मोमबत्ती की बत्ती से भी दूर लौ से हट कर रहना। अब देखिए, यहाँ पर जो क्रियाकलाप कर रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है कि 3 गो पात्र लिया है। पहला पात्र ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहला में रखा गया है ठंडा पानी, दूसरा में है गर्म पानी और तीसरा में दोनों का मिश्रण है, यानी कि कुछ गुनगुना है और कुछ थोड़ा ठंडा है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है। इसमें अब हमको कहा कि यह कह रहा है कि वाम हाथ के पात्र ए में हाथ दाहिने हाथ दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए। ठीक है। कह रहा है जो आपका वाम हाथ है ना पात्र ए में डालिए और जो दाहिना दक्षिण हाथ जो है उसको पात्र बी में डालिए। दोनों हाथ को 2 और 3 मिनट तक पात्र में डूबे रहने दीजिए। जो कह रहा है ना कि 3 गो ले रहा है पात्र, एगो ई ए लिए है, एगो ई हम बी लिए हैं, एगो ई हम सी लिए हैं। इस तीनों में रखना है। इसमें क्या है? इसमें आपका गर्म है, इसमें क्या है? आपको ठंडा है, इसमें बोथ है। ठीक है। अब जो बोथ है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो आपका जो लेफ्ट हैंड है इसमें रखिए, जो राइट हैंड है इसमें रखिए और दोनों को 2 से 3 मिनट तक आप रखिए। ठीक है। अब दोनों हाथों को एक पात्र सी में डुबाइए और क्या दोनों हाथ एक जैसा अनुभव करता है? अब कह रहा है जो ये गर्म था और ये ठंडा था, इसमें 2-3 मिनट इसमें आप रखे हैं और इस दोनों में से हाथ निकालकर अब दोनों इसमें हाथ घुसा दीजिए, इसमें हाथ घुसा दीजिए, इसमें सी में आप लाए। जब सी में लाइएगा तो पूछ रहा है कैसा अनुभव हुआ, आपको अपना अनुभव बताना है। ठीक है। तो जो ठंडा था उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो गर्म था उसको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है एकदम, और जो बहुत ठंडा रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, है कि नहीं? यही ना अनुभव होगा। आइए अब कह रहा है यहां पर कि सुनिश्चित कीजिए कि पानी कितना गर्म है और हो कि आपका हाथ जल जाए। कह रहा सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। कहने का मतलब ये में जो पानी गर्म रख रहे हैं ये इतना नहीं कर देना है, खौला कर रख देना है कि आपका हाथ ही जल जाए। ठीक है। अब देखिए बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि गर्म मग सी में पानी गर्म है।
उसका जो बायां हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड, और सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी का ठंड बताता है, ठीक है। तो ये दोनों का प्रतिक्रिया अपना दिया है, बुझो ये बोल रहा है। अब देखिए अब क्या है, अगला इसमें चलते हैं। तो अगला देखिए ये कह रहा है कि बूझो की उलझनों यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, हम अपनी स्पर्श इंद्रिया, जो स्पर्श इंद्रिया है, पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी कभी धोखा भी दे सकती है। हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, और किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विषमता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु की जो है युक्ति, उसको हम लोग तापमापी, इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। जो ताप मापा जाता है ना, उसको हम लोग तापमापी कहते हैं या इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। इसी सेक्शन में जब हम आगे चलते हैं तो हमको यह जानने का मिलता है, सॉरी क्या आ गया, ठीक है, तो हमको यह जानने को मिलता है कि ताप मापन कैसे करते हैं, ठीक है। ताप मापन कैसे करेंगे, तो ताप मापन जो करेंगे हम लोग, क्या आपने कोई तापमापी देखा है, कह रहा है क्या कि आपने देखा है डिग्री सेल्सियस कैसे मापते हैं, फ़ारेनहाइट जो मापा था वो मापने वाला मशीन, ये सब देखे हैं, रोमन मापने वाला, केल्विन मापने वाला, तो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यदि आपने देखा है तो याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर, ताप को थर्मामीटर, तापमापी से मापा गया था। जिस ताप से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जैसे कि घर में अगर किसी को बुखार लगता है तो उससे शरीर का जो टेम्परेचर मापते हैं उस यंत्र को हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए अथवा इसका ध्यानपूर्वक प्रक्षेपण कीजिए, ठीक है, प्रक्षेपण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दिया गया है, वो जो आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो कह रहा है, देखिए, अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर लेना है, देखिए कितना अच्छा थर्मामीटर है ना, ये थर्मामीटर आ गया। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है ना दोस्तों, ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीकी, एक समान व्यास की कांच की नली लगी है, देख रहे हैं, लंबी बारीकी, और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। एक सिरा है इसमें पारा भरा होता है, और यही पारा इंडिकेट करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर चला जाएगा 97, 98, 99, 100, 105, 104, 103, 108, ठीक है, तो ये फीवर को दिखाता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमक, जो देख रहे हैं, ये जो है ना, ये जो लाइन जो रहता है, इसमें एक पतली चमक रहती है, ठीक है। नली में पारे में एक पतली चमक भरी देखी जा सकती है। यदि पारे की धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापकरण स्केल भी दिखाई देगा, ठीक है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम जो है सेल्सियस स्केल सी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो थर्मामीटर है ना, इस पे मान लीजिए कि इस पे कभी भी हाथ नहीं लगाइएगा, इस पे हाथ नहीं लगाइएगा। अगर इस पे आप उंगली लगा दिए ना तो ये गलत इसका जो टेम्परेचर वैल्यू करेगा, ठीक है। तो इसको पकड़ना, और ये जितना आगे बढ़ते जाएगा ना, जितना आगे बढ़ेगा समझिएगा उतना फीवर ये बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फ़ारेनहाइट जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट जो होगा ये 94 से शुरू होता है और 108 तक ही रहेगा। इसका लिमिटेशन, ये इससे कम भी नहीं होगा ना इससे ज़्यादा होगा, फ़ारेनहाइट का ये लिमिटेशन है। और यह थर्मामीटर में इतना लिमिटेशन है तो ये भी जान लीजिए, डिग्री सेल्सियस में ये 35 से लेकर 42 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस तापमाप को सेल्सियस में सी से इसको डिनोट करते हैं। आप देखिए, बूझो दुविधा में है कि दो मापक्रमों से वह कैसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इस स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा तापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर जो है कितना है दिया ना, 94 से लेकर के 108 डिग्री तक ही होगा पहले से प्रयोग। तो भारत में डिग्री सेल्सियस चलता है, ठीक है, इसको याद रखना। डॉक्टरी थर्मामीटर पहले 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही तापमान। देखिए ये दोनों पॉइंट हम बोले भी है, इस दोनों पॉइंट को मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र इसको याद रखिएगा, जरूर से जरूर ये पूछता है। अगला जो है थर्मामीटर से ताप कैसे मापते हैं उसके बारे में जानिए। तो उससे पहले यहां पर एक दो चीज देख लीजिए। हम जो है आप देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है ये एकदम। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा निकाल लीजिएगा। C - 0/100 कर दीजिए, ठीक है, बराबर F - 32 कर दीजिए, 180 कर दीजिए, ठीक है। फिर रोमर का निकलेगा तो R - 0 80 कर दीजिए, फिर केल्विन का निकलेगा तो -273/100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको, तो ये अपने ध्यान में रखना ही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तापमान, देखिए तापमान मापने के लिए कौन कौन सी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, र्यूमर भी होता है और केल्विन भी होता है। ये ताप मापने के चारों इकाई हैं, इसको आपको याद रखना है। इसी में एक क्वेश्चन है, खुद से लिखा गया क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है। एक क्वेश्चन आपसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर हमने लिखा है कि उबले जल का तापमान कितना होता है, ठीक है। उबले जल में, उबलते जल का तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए इसका 100 डिग्री सेल्सियस है उबलते जल का। अब इसी का मान अगर केल्विन में पूछ देगा तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो केल्विन में तो जैसे जब भी पूछेगा तो उसमें 100 जोड़ दीजिए, जितना पूछ दे, जितना डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है ना, उतना 273 में जोड़ दीजिए, सीधे 273 में जाकर जोड़ दीजिए, आपका आंसर वहां पर पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चलना है, फार्मूला है चलना है, तो देखिए C - 100 F - 273/100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 373 इतना आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। जैसा कि हम बोले, जितना डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देगा आपसे और पूछेगा उतना जाइए आप केल्विन में, तो डायरेक्ट 273 में उतना जोड़ते चले जाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना दोस्त, ठीक है। और ये तो एक हुआ बेसिक, एकदम ये बेसिक तरीका है। ये क्या तरीका है, ये बेसिक तरीका है रूल निकालने का। लेकिन इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट, अगर केल्विन में, याद रखिएगा सिर्फ केल्विन में ये बात बोल रहे हैं, जितना पूछेगा उतना सीधे 273 में आपको जोड़ देना, वो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आगे चलते हम लोग। अब देखिए अगला जो हम लोगों का है, अगला जो स्लाइड है, इस पे देखिए क्या कर रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना कितना होता है, ये सारे जो मापक्रम है इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मनुष्य का फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 होता है। 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होगा, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है, ताप के अंतर को नोट कीजिए। दो चिन्हों के बीच भागों की संख्या दर्शाया गया है, नोट कीजिए, सब बता रहा है, ठीक है। डिग्री का अंतर होता है बीच, इतना इतना दे रहा है, ठीक है। अब देखिए मान जो दिया है यहां पर, मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच डिग्री का अंतर होता है, इन दो चिन्हों के बीच का भाग, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 अर्थात 0.2 डिग्री होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। कह रहा है कि अगर मान लीजिए थर्मामीटर है ना मेरा, तो अगर जैसे कि लगाना है हमको, यहाँ पर लगाना है या मुंह में लगाना है, तो इसको पहले उपयोग करने से बढ़िया से उसको झाड़ लेंगे ऐसे ऐसे करके, या
बढ़िया से इसको जल से स्वच्छ जल से धो लेना है, तब इसको उपयोग करना है, यही कह रहा है। धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। कह रहा है जैसे है ना धोने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई स्पिरिट है ना, उसमें डाल दीजिए, अच्छा माने कि रोगाणुरोधक कोई जल है तो उसमें डाल के इसको चेक बढ़िया से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। घोल का उपयोग करते यह सुनिश्चित करता है, तब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने पर पारे का तल नीचे आ जाता है, और सुनिश्चित कीजिए कि वो 35 डिग्री पर आ गया है कि नहीं। ठीक है, हम वही बोल रहे थे आप लोगों को, उसी पर बात कर रहा है। नीचे आ जाता है। आप थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। कहा जो है ना ये थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर जो ली है पहली ली हुई है अपने हाथ में, इसको कह रहा है ना, ये जो है इस बल्ब को ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं रखना है। ये जो जीभ का टन है ना, इसको अंदर घुसा कर रखेगा तो एकदम परफेक्ट मालूम चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है अब बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। 1 मिनट रखना है, ये याद रखना है, कभी भी 1 मिनट ही रखना है। और पाठ्यक्रम को नोट कीजिए, यह आपके शरीर के ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है वो बताइए हमें। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सी होता है। ध्यान दीजिएगा कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसी में क्या है कि पहली पूछ रही है, अपने शरीर का तापमान मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री नहीं था। तो पहली को विश्वास दिलाइए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए और प्रक्षेपण सारणी में। कह रहा है कि जाइए, अगर आपको इतना है, जैसे कि हम लोग मान चुके हैं ना कि इतना डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने माना है कि सुनिश्चित कीजिए 35 डिग्री पर है कि नहीं, आपका 310 केल्विन है कि नहीं, 98.6 फ़ारेनहाइट पे है कि नहीं। तो जाइए आप एक थर्मामीटर लीजिए, अपने सहपाठी, अपने मित्र, अपने दोस्त सबको लीजिए, कांख में या जी में आप देखिए। अगर किसी का उससे ज़्यादा है तो उसको फीवर है, अगर उतना है तो नॉर्मल है, अगर उससे कम है तो भी खराब है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मनुष्य के स्वास्थ्य का 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में क्या है 98.6 होना चाहिए, और केल्विन में 310 होना चाहिए। अब देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में क्या है बात। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उपयोग के पश्चात धोने चाहिए। धोने के लिए पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा तरह से होना चाहिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल जो है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। ये जो है ना थर्मामीटर, इसका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, अच्छा, थर्मामीटर को पढ़ते समय तल दृष्टि रेखा को सीधे होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जो ये जो क्या है कि पहली रखी हुई ना, उसी प्रकार से आपको रखना है। ये नहीं कि ऐसे तिरछा करके नापिएगा, एकदम ऐसे सीधा रखना है जो उसका फेस रीडिंग आपके आंखों पर डायरेक्ट दिखाई पड़े। ठीक है, थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी वस्तु से टकराने पर यह टूट जाता है क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। ठीक है, और कभी भी इसको वर्टिकल रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इस बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, इस बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो या कुछ अधिक तथा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में इसे हम सामान्य ताप, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। वह स्वास्थ्य व्यक्ति के विशाल समूह शरीर का औसत ताप है। क्या कर रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं है, 37 से मान लीजिए कि अगर आपका 36 है तो भी स्वस्थ है, अगर 37 से लेकर 38 हो गया तो भी आप ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो खराब है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम से कुछ नहीं, लेकिन उससे एक्सटेंड करता है तो वो हानि के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग, इसमें क्या कर रहा है सो देखिए। इसमें जो हम कुछ नोट करते हैं खुद से, और इसमें जो लिखते हैं ना दोस्त, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा इतना लिख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अधिकतम तापमान जो है ना और न्यूनतम तापमान के बारे में जानिए, और कुछ तापमापी के बारे में पढ़िए। जैसे द्रव तापमापी,
द्रव तापमापी जो होता है उसमें किसका यूज होता है, तो उसमें पारा का यूज होता है। किसका, पारा का या एल्कोहल का। जैसे कि हम लोग के यहाँ है ना, तो हम लोग पारा का यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ठंडे क्षेत्र हैं उसमें एल्कोहल का यूज होता है। क्या होता है, एल्कोहल का, क्योंकि पारा जो है -39 डिग्री पे जमता है और पारा, और एल्कोहल जो है -115 डिग्री पे जमता है। ठीक है, तो याद रखना है। गैस तापमापी में किसका यूज होता है, तो हाइड्रोजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का जो उसका जमने का जो है, जो सॉरी हाइड्रोजन गैस जो मापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापता है, और जो नाइट्रोजन गैस है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मापता है। डॉक्टरी थर्मामीटर 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक मापता है, इसमें पारा रहता है, जानते ही है। और एक है पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर, इसको कहते हैं। यह अत्यधिक उच्च ताप सूर्य के तारों में नाभिकीय रिएक्टर सब जो है उस सब के ताप को यह मापता है। कौन, पूर्ण विकिरण। तो याद रखना है, जो द्रव्य तापमापी है उसमें पारा और एल्कोहल का यूज होता है, गैस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन का यूज होता है। जो द्रव्य तापमापी है उसमें पारा का जो उसका जमने का है -39 डिग्री है, एल्कोहल का -115 डिग्री है, और जो हाइड्रोजन है ये 500 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापता है। जो नाइट्रोजन है ये आपको 1500 डिग्री सेल्सियस तक को मापता है। जो डॉक्टरी तापमापी है ये 94 फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 फ़ारेनहाइट तक को मापता है। जो पूर्ण विकिरण है, पायरोमीटर है, ये अत्यधिक उच्च ताप को मापता है, और ये जो है सूर्य के तारों में नाभिकीय रिएक्टर जो है उस सब चीज को ये मापता है ना। फिर बूझो कहता है, बूझो के मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि नटखट विचार उसका आया कि डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता है वो। पहली ने उसको ऐसा करने से, बूझो कह रहा है कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर जो फ़ारेनहाइट जो बताता है, क्या उसे दूध का टेम्परेचर माप ले, तो वो बताएगा ही नहीं सही। ठीक है, अब देखिए, लेकिन उसके लिए पहली बोली कि ऐसा मत करना। अब देखिए, परम शून्य ताप कितना है, तो -273 डिग्री होता है। इसको याद रखना है, उस पर कट गया है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे, -273 परम शून्य ताप। अब देखिए, चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़ किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचिए, ऐसा करने से वह टूट जाएगा। क्या कर रहा है, जैसे जो पूछा ना कि दूध माप ले, दूध का टेम्परेचर, तो नहीं, आप आइए, एनसीईआरटी आपको बोला कि इससे दूध या अन्य वस्तु को नहीं मापना, सिर्फ इसे बुखार लगा है, शरीर का टेम्परेचर ही मापिएगा, आग से और धूप से इसे बचा के रखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्य 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। कह रहा है मानव का जो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए आगे इसमें देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला का तापमापी कैसा होगा। तो प्रयोगशाला का जो तापमापी है, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे ज्ञात करते, इसके लिए अन्य तापमापी प्रयोग में लाते। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसके लिए आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए। इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम शून्य ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः जो होता है, प्रयोगशाला में जो तापमापी का जो यूज होता है वो कितना होता है, -10 डिग्री सी से लेकर के 110 तक होता है। कितना तक, 110 डिग्री सी तक होता है। ठीक है, और जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप इसके मान की आवश्यकता होगी। ठीक है, माने कि पढ़ने के लिए आपको ताप के इसके मान की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कर रहा है। उससे पहले हम एक बॉक्स में कुछ जानकारी दिया, उस बॉक्स की जानकारी को देख लेते हैं।
विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए किए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, अगला जो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, आइए हम देखेंगे कि इस तापमापी का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए इस तापमापी जो थर्मामीटर है ना, इसका उपयोग देखिए ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है इसको। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान बिंदु, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए, तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब जल में डूब जाए। बल्ब माने कि ये जो होता है ना, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डूब जाए, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्थिर स्पष्ट न करे। मैंने कह रहा है कि ये डूब जाए लेकिन ये तल और दीवार को स्पष्ट न करे, ठीक है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसे पारे के तल की गति को देखिए, तब इसका प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का जल स्तर स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए और यह इस समय जल का ताप क्या है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के तापमान की तुलना कीजिए, क्या इन तापमापों में भिन्नता है। ये कर रहा है ना, आप कक्षा में जाइए, ऐसा सब माप के देखिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला जो है उस स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरतने जाने में कुछ बातें। माने प्रयोगशाला में तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग पाठ्यांक लेते समय बरतने जाने वाली सभी सावधानियों की अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं, देखिए जैसे कि हम लोग थर्मामीटर रखते हैं ना, देखते हैं उसमें रुई लगा देते हैं, ठीक है, और तब उसमें रखते हैं कि वो वाला सटे नहीं, वो टूटे नहीं, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है। बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च ताप को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का तापमाप मापा जा सकता है। देखिए इसको हर बार, ये बहुत नटखट है, इसको हर बार कुछ न कुछ इसको प्रॉब्लम रहता ही है। तो देखिए बताते हैं हम लोग। ये जो है क्रियाकलाप है, किसी बीकर में मग में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और तापमापी के बल्ब को जल में डुबा दीजिए और पारे के तल को स्थिर होने दीजिए। प्रतीक्षा कीजिए कि पारे का तल स्थिर हो जाए। ताप नोट कीजिए और अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। आपने देखा कि जैसे तापमापी जल से बाहर निकाले हैं और पारे का तल गिरने लगता है, ठीक, क्या करता है? गिरने लगता है। पारे का जल गिरने जो बाहर निकालते हैं तो पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल में या वस्तु में रखे। क्या कर रहा है? कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को बढ़िया से देखिए। क्या कर रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट कीजिए जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा गया। उसको बाहर निकाल के नहीं एग्जैक्ट आप निकाल सकते। जैसे रखिए बाहर, जैसे थर्मामीटर लिए तो थर्मामीटर हम लोग बाहर रख के उसको देखते हैं, हाँ हाँ ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी है, जिस वस्तु में रखे या जल में रखे हैं, उसी वक्त उसका नोट कर लीजिए आप, ठीक है, तभी एग्जैक्ट मालूम चलेगा। अपने शरीर का तापमान मापने के लिए आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। देखिए यही कह रहा है उसके बारे में। अब देखिए जो हमने बताया है वही इसमें लिखा हुआ है। आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। शरीर का टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? किसी डॉक्टर या थर्मामीटर का फिर से प्रक्षेपण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किक देखते हैं? तो देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग होता है। क्या होता है? विभंग
होता है। ठीक है, आइए, विभंग का लाभ क्या है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। पूछेगा ना कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को नीचे रोकने से गिरने से रोकता है, उसका नाम क्या है? तो उसको विभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग विभंग बोलते हैं। अब देखिए, विभंग कहते हैं, विभंग का लाभ क्या है और पारे के तल को अपने नीचे गिरने से रोकता है? बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है, ये बूझो जानना चाहता है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में पढ़ते हैं, बॉक्स में क्या दिया है। बॉक्स कह रहा है कि तापमापी में पारे का प्रयोग, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटारा अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमान डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, ठीक है, जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, ये डिजिटल जो है ना, ये एडजस्ट तो हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि ये चल रहा है, 2 महीना से डॉक्टर साहब रखे हुए हैं और इसका बैटरी लो हो गया, तो ये एडजस्ट नहीं बताएगा। जितना पारा एडजस्ट बताता है, जैसे मान लीजिए कि जो बीपी का मशीन है, अभी तो क्या है, डिजिटल आ गया है, लेकिन जो पारा वाला जो है ना, वो बहुत एग्जैक्ट बताता है। उसी प्रकार ये थर्मामीटर पारा वाला क्या है, एग्जैक्ट बताता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, कभी डिफॉल्ट हो भी सकता है। डिजिटली दुनिया का कोई भी जो डिजिटल है उसमें त्रुटियां होंगी 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 होंगी, लिख लीजिए। लेकिन जो मैनुअल है उसमें कभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब ये देखिए, डिजिटल थर्मामीटर ये दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला जो हम लोगों का है, ऊष्मा का हस्तांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु को बर्तन की ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है और इस कारण ऊष्मा का उत्पन्न बर्तन की ओर चली जाती है। अब हम लोग ना ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ऊष्मा कैसे बढ़ती है, कैसे जाती है। ठीक है, अब देखिए, यह है, जाती है जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन में प्रवेश की ओर हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। सही बात है, जो है ना, ठंड वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ही कभी भी जाएगी। तो सॉरी 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 गलती बोल दी है, ऊष्मा गर्म से ठंडी की ओर जाती है। जैसे कि है ना, प्लस नेगेटिव को खोजता है, ठीक है, लड़का लड़की को खोजता है, ठीक है, कलम कॉपी को खोजता है, उसी प्रकार ठंडा गर्म जो है ठंड को खोजता है, उधर जाता है। अगर मान लीजिए पूरा हाथ गर्म है तो धीरे धीरे जो ठंडा है ना, उस सब को भी ये गर्म करना स्टार्ट कर देगा। यही है कर रहा है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा के ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहली जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा हस्तांतरण नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी। जब समान है तो क्या होगा? आइए, ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है, ठीक है, इसकी खोज कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्रियाकलाप में, एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु का एक छड़ अथवा चपटी हुई पट्टी लीजिए। कह रहा है कि एल्युमिनियम अथवा लोहे जैसे किसी पट्टी धातु का एक छड़ लीजिए, ले लिए ये छड़, ठीक है, छड़ पर मोम के छोटे से टुकड़े पर चिपकाइए, मोम के छोटे से टुकड़े पर चिपकाइए, चिपका दिए। टुकड़े पर लगभग समान दूरियों पर होने पर, इसका समान दूरी पर, एक यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, सिरे पर एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसकर इसको अपने स्टैंड पर मिले अथवा छड़ के एक सिरे से ईंट के बीच में दबा कर रख दीजिए। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। कर रहे हैं। अब देखिए, किसी धातु के पट्टी को ऊष्मा के हस्तांतरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में ये दिखाया है। मोम के टुकड़े का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं और कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? देखिए, ये क्या कर रहा है, ये इसमें मोम लगा दिया। क्या किया है, यहाँ पे मोम है, यहाँ पे मोम है, यहाँ पे मोम है। अब ये जो है ना गर्म जो रहा है, तो ये हाई टेम्परेचर यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो ये धीरे 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 इधर आएगा। ठीक है, कि इधर आएगा, इधर आएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, तो इधर आते चला जाएगा।
तो ये क्या कर रहा है, ये जो इधर आ रहा है ना, इस साइड जो आ रहा है, यानी कि हाई से ये लो में आ रहा है, और यहाँ पे मोम लगा, यहाँ पे मोम लगा, यहाँ पे मोम है, यहाँ पर मोम है, यहाँ। तो जैसे जैसे गर्म नहीं मोम चूते जाएगा, चूते जाएगा, चूते जाएगा, है ना। देखिए अब आगे क्या है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, करा गिरेगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि उसमें ज्वाला के सबसे निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है? हाँ होती है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंड सिरे की ओर हस्तांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंड की तरफ चलती है उसको चालन कहते हैं। हाँ होती है, ठीक है। ठोस में उष्मा प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होता है। क्या कर रहा है कि जो ठोस है ना, ठोस जो ठोस है, ठोस में क्या होता है, उष्मा का प्रायः चालन विधि से ही होता है, ठीक है, हस्तांतरण। क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन, क्या सभी पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़ के हाथ जलाए उठा सकते हैं? देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे ये प्रयोग कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। किसी छोटे से बर्तन को बीकर में पानी लीजिए और वस्तु जैसे ये कर रहा है वैसे विभाजित डिवाइज पेंसिल ये सब लेना है, ठीक है। तो कह रहा है ना, इसको देख लेते हैं। किसी छोटे बर्तन अथवा बीकर में गर्म पानी लीजिए, वस्तु जैसे इस्पात, चम्मच, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल, ठीक है, विभाजनी डिवाइडर एकत्रित कीजिए। सही वस्तुओं को एक सिरे पर पानी में गर्म पानी में डुबोइए और कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। पश्चात को छूकर देखिए कि प्रक्षेपण क्या हुआ, गर्म हुआ है कि ठंडा हुआ, उसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। जो पदार्थ अपने से होकर उसमें आसानी से जान देती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग चालन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको चालन कहते हैं। इसके उदाहरण है एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं ना। आइए चालन के बारे में जानिए। चालन जो है, देखिए अब चालन केवल ठोस में अणु स्थान नहीं बदलते हैं, अणु का स्थान नहीं बदलते हैं। लोहे की छड़ का गर्म होना, संवहन द्रव्य और गैस में होता है, अणु स्थान बदलता है, न पानी और पानी का गर्म होना जो है ना, स्थान बदलता है, और न पानी का गर्म होना जो है, ये सब पानी का गर्म होने के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद विकिरण, निर्वात सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचना विकिरण से होता है, ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर पानी है, ये पूछेगा ना किस विधि से गर्म हो रहा है, तो ये क्या है? ये द्रव्य है, गैस है, ठीक है। और ये द्रव्य गैस जो है, अगर द्रव्य जो है, द्रव्य और गैस गर्म हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है। अगर द्रव्य गैस ठंडा हो रहा है तो क्या होगा? अगर द्रव्य गैस है, अगर धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है तो वो हल्का होगा। अगर द्रव्य और कोई गैस पदार्थ है, अगर वो ठंडा हो रहा है तो वो भारी हो जाएगा, ये कह रहा है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कुचले उष्मारोधी होती है, कुचालक के बारे में बता रहे हैं वहां पे। जल, वायु में जल जो है, जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। जल और वायु, भाई अगर जल और वायु उष्मा कुचालक नहीं रहता है तो जल भले ये उष्मा का वायु कुचालक नहीं रहता तो करंट जैसे फ्लो हो रहा है, देखते हैं ना पोल से, तो हम लोग करंट लग जाता। तब इन पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण कैसे होता है, इस सब के बारे में जानिए। तो आइए बताते हैं आपको। गोंद का प्लास्टिक लीजिए, यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जाल से 2/3 भरिए, इसको किसी टिपाई पर रख दीजिए, अर्थात फ्लास्क को रखने में कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप सीधे नीचे से मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकते हैं। प्लास्टिक में जल के स्थित होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पौधे पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर क्या कीजिए?
गर्म कीजिए, वही जो गर्म हो रहा है। अपने प्रक्षेपण को नोटबुक में लिखिए और कुछ बताना है, जल को गर्म कैसे करते हैं। ज्वाला का पास गर्म होता है और गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल स्थान क्या करेगा, बदलेगा अपना। अच्छा देखिए, वायु जो है, यहां पर 2-3 चीज लिखे हैं। वायु का गर्म होना संवहन है, वायु का गर्म होना, और वायुमंडल का गर्म होना भी संवहन है। वायु अगर गर्म हो गया है या वायुमंडल गर्म हो गया है, दोनों संवहन का ही उदाहरण। किसका, संवहन का उदाहरण है। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें वही प्रक्रिया के बारे में बोला है। वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, ये सब के बारे में इसी प्रक्रिया से है संबंधित है। ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इस प्रक्रिया में वायु भी गर्म आती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, विचार एक चीज, इतना चीज जो पढ़े हैं इसमें आपको ये याद रखना है। हम यह बताना चाहते हैं, कभी भी हाई टेम्परेचर से यह लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर की तरफ यह जाता है, याद रखिएगा। कोई भी याद रखिएगा, जो गर्म हवा होगा ना, जैसे कि तो हम लोग की माँ बहनें जो खाना बनाती है घरों में, तो घरों में जो खाना बनाते देख रहे हैं, तो ऊपर वेंटिलेटर लगा होता है, क्योंकि गर्म गैस होता है ना, हल्का होता है, ऊपर उठता है और वो उसके बाहर निकल जाता है वेंटिलेटर से। तो याद रखिएगा, गर्म गैस कैसा होता है, हल्का होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें अनुभव करा, यदि नहीं हो तो कैसे हाथ गर्म, ये सब वायु जो है ना, ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन विधि से होता है। ये हम आप लोगों को ही बोले ही हैं। वायु का कैसे होता है, तो ऊष्मा संवहन विधि से। वायुमंडल चाहे वायु, ये दोनों पूछेगा ना, तो संवहन विधि मारिएगा। क्या मारिएगा, संवहन विधि मारिएगा दोस्तों, है ना। अब आइए यहाँ पे, सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए, जिससे कि वो जल ना सके। ये कार्य जैसे प्रयोग करा ना, तो दूरी पर रखिए जांचने के लिए, ऐसा नहीं कि इसी में मोमबत्ती हटा दीजिएगा, हाथ जला लीजिएगा। अब आइए, ये जो स्लाइड है काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सर्दी है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे ढंग से बताएंगे भी। और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आपके साइंस से भी रिलेटेड है। ये स्लाइड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको बढ़िया ढंग से जानिए। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, जो दोनों फिगर है ना, इस पे आपको आ जाए। अब जानिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु संवहन के द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला ऊपर के हाथ गर्मी है। ठीक है, यह समुद्री समीर जो है, सी ब्रिज के बारे में जानना हम लोगों को। इसमें क्या होता है, फिर है इसमें, और इसमें एक बार देख ही लेते हैं। अनुभव करता है, यद्यपि पार्श्व वायु संवहन जो है ना, पार्श्व वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, इसीलिए वायु की लौ ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं होती है। वायु की जो लौ ऊपर का गर्म होती है, बिचला जो होता है ना, सबसे ज्यादा गर्म होता है। बिचला भाग जो होता है मोमबत्ती का, सबसे गर्म होता है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती तल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर वायु की गर्म, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। समुद्र से ठंडी वायु बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर, जो समुद्र की तरफ से वायु जा रही है उसको समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों और खिड़कियों के समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम एकदम विपरीत रहती है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। करा है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर से बहती है। ठीक है, आइए इसमें क्या कर रहा है देखते हैं आगे। तो अब वो सब चीज छोड़ दीजिए, अब सिर्फ ये दोनों फिगर पे आपका ध्यान होना चाहिए। यह है समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर में ये देखिए, ये जो समुद्र का भाग है,
ये स्थल भाग है। क्या है ये? स्थल भाग है कि नहीं? ये स्थल भाग है। अब देखिए कि ये जो स्थल है ये फटाक से गर्म होता है, ठीक है, और ये समुद्री जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। ये धीरे धीरे गर्म, ये फटाक से, तो इसमें जो गर्म जल्दी से हो जाएगा तो इसमें गर्म हवा बहेगा और इधर से ठंड हवा बहेगी, ठीक है। इसी को समुद्री समीर कहते हैं। अब क्या है, जो समुद्र के किनारे जिनका घर होता है तो समुद्र जिस साइड से रहेगा ना, जिस साइड है इस साइड है, तो इसी साइड से आप खिड़की बनाएगा। क्यों? कि ये रात में जो प्रक्रिया होती है एकदम, ये तो धीरे धीरे अब ठंडा होगा। ये अगर दिन भर गर्म हुआ तो धीरे धीरे गर्म हुआ है, अब रात में ठंडा भी धीरे धीरे होगा, तो इससे ठंड हवा बहेगी और इससे फिर गर्म हवा, और आदमी को एकदम आनंद की महसूस। जैसे बेंगलोर चले जाइए, आप चले जाइए मुंबई चले जाइए, कोई भी समुद्री इलाका में, उसमें एक चादर का हर समय ठंडा महसूस होगा ही आपको, मजा आएगा, वहां गर्मी का एहसास हो ही नहीं सकता है। अब जानिए इसी में थोड़ा सा गरीबों के फिगर में, ये तो धनी लोगों का फिगर है, अब गरीबों का फिगर देखिए कि गरीब कैसे जानता है इसको। अब गरीबों का फिगर ये कह रहा है कि जैसे सूर्य देवता है, ये समुद्र समीर में है, सूर्य देवता है। अब जानिए कि ये स्थल है, इससे जो हवा, गर्म हवा, एयर निकल रहा है, ये समुद्र की तरफ जा रहा है, समुद्र से ठंडा हवा निकल रहा है, ये समुद्र और स्थल दोनों टकरा के क्या करेगा, एक ऐसा हवा का अनुभव करवाएगा जिसमें हल्का ठंडा हल्का गर्म लगेगा। इसी को हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। ये समुद्र से ठंडी हवा स्थल की तरफ चलता है और स्थल से गर्म हवा समुद्र की ओर चलता है, ठीक है। ये क्या करता है? एयर को फिल कर रहा है। इधर क्या है? इधर जो है ना, इधर ठंडी है, इधर गर्मी है, तो हम लोग जानते हैं कि गर्म से ठंड की तरफ चलती है, ठीक है, और ठंड गर्म से ठंड की ओर चलती, जिधर खाली जगह है उसको भरेगा, ठीक है। जो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वही ना उसको हड़पेगा, तो गर्म शक्तिशाली है, ठंडा को हड़पेगा तो जाएगा, और दोनों काफी मजा आएगा वहां। अब देखिए इसमें स्थल समीर जस्ट उल्टा होता है इसका। स्थल समीर में इधर से ये आएगा, ठीक है, इधर से ये आएगा। इसमें क्या होता है? गर्मी से ठंडी की ओर जा रहा है। रात में स्थल समीर, ये तो है ना, इधर से क्या है कि ये जो है ना, गर्म, स्थल से गर्म निकलता है और समुद्र की तरफ जाता है, ठीक है, स्थल से गर्म समुद्र की तरफ जाता है। और यहां पर जो पढ़े हम लोग, स्थल से समुद्र तरफ ठंडी जाता है। तो पूछेगा कि जो समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर जाता है उसको समुद्री समीर बोलते हैं, और जो रात में स्थल से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है उसको थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट था। आइए, ये जो जितना हम पढ़े ना, अभी बताए हैं, उसी सब चीज का इसमें चर्चा किया हुआ है, ठीक है। अब उसका चर्चा किया है तो एक बार इसको रीड कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाते हैं जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं, ठीक है, और सूर्य हम तक उष्मा कैसे पहुंचाती है, यह चलन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि दोनों प्रक्रम में उष्मा का हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य हम तक उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, उसे हम लोग विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा के हस्तांतरण में किसी माध्यम में जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ उष्मा विकिरण के द्वारा ही परिवेश को हस्तांतरित करता है, ठीक है। हमारा विकिरण द्वारा ही परिवेश उष्मा देता है, उसमें उष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में उष्मा विकिरित करते हैं। जब उष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग प्रवर्तित हो जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। उष्मा अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप क्या है? बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने की परामर्श दिया जाता है। देखिए यहाँ पर यही इतना चीज समझिए ना कि जो चालन है और जो संवहन है उसका
और विकिरण का बात किया है। तो जो वायुमंडल या वायु है वो चालन और संवहन से नहीं विकिरण से गर्म होता है। ओवरऑल इसकी चर्चा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि सर्दी तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार। हम जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र को बरतिया देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में जानिए। आइए क्या करते हैं। टीन के एक थैले यहाँ पर प्रयोगशाला प्रयोग किया है। ठीक है, कि टीन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, इसमें एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे को बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए और दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में क्या करना है कि जल भर देना है। क्या करना है? जल भर देना है। बराबर मात्रा जल भरिए और उनमें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बे के भरे जल का ताप मापिए। क्या आप दोनों का ताप, अरे जो सफेद है वो कम गर्म होगा, जो काला है वो ये ज्यादा गर्म होगा, है ना। ठीक है, तो काले और सफेद का पृष्ठ का इसमें बताया है रंग के बारे में, कैसे गर्म कर देगा, कौन ज्यादा कौन अधिक। जल अधिक गर्म होता है, केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे क्या कर रहा है। इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक और आरामदेह काहे होता है। ठीक है, गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा को अवशोषित करते हैं। कह रहा है जो गहरा रंग का जो है ना, जैसे काला पहन लीजिए, नीला पहन लीजिए, ठीक है, मैरून पहन लीजिए, और अधिक अवशोषित करता है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण को अधिकांश क्या करता है, उसको अति कर देगा, परावर्तित कर देगा। वो क्या है, उसको परावर्तित कर देगा, परावर्तित भाग को परावर्तित करता है। इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह है। ठीक है, उससे पहले एक चीज जान लीजिए, इसमें क्या कर रहा है। उससे पहले यहाँ पर कर रहा है, हमने अपने घरों में ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन एवं विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसे करने की एक विधि है कि भवन निर्माण खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए। ठीक है, जो आजकल उपलब्ध है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र जो उष्मारोधी है, इसके अतिरिक्त ऊन रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा, ठीक है, उष्मा आगे क्या है, उष्मा को ठंडा परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहता है। छोड़िए ये सब क्या है, हम बता रहे हैं। कह रहा है कि अगर आप ठंडी के दिनों में एक रजाई पहन ओढ़ ले या 2 उसी के बराबर के 2 आप ओढ़ ले कुछ कंबल, तो आपको कौन ज्यादा गर्मी देगा? तो 2, क्योंकि उसका लेयर बनेगा, वो उष्मा को निकलने ही नहीं देगा। रजाई जो है ना, एक रजाई उससे ज्यादा गर्मी का एहसास कराएगा 2 कंबल, ठीक है, पतला पतला, वो इसमें कह रहा है। ठीक है, अब जानिए इसमें कह रहा है ना, तो विद्वान होता है इसी के बारे में। यहाँ पर ये खत्म हो गया। आप देखिए इसमें आपने क्या सीखा है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपने क्या सीखा है। किसी वस्तु की उष्मा की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदा अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की मापता है। अच्छा, तापमान वह युक्ति है जिसे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। तापमापियों का परिसर जो होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है ना। अगला जो इसमें है, और अब देखिए अगला है, इसमें अगला क्या कर रहा है
कि उष्मा की उच्च ताप पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर हस्तांतरित होती है। हाँ सही है, उच्च से निम्न की ओर जाती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित करती है। पहला है चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में प्रायः उष्मा का चालन हस्तांतरण होती है। द्रव्य अथवा गैस में उष्मा का संवहन, द्रव्य और गैस कह रहा है तो उसमें उष्मा का संवहन विधि से होता है। ठीक है। विकिरण उष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रभावित होने देता है उसे उष्मा चालक कहते हैं। ठीक है। जो नहीं होना उसे कुचालक कहेंगे। गहरे रंग की हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों को अच्छी अवशोषित होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र को अधिक आराम अनुभव करते हैं। सही बात है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यही है कि हम ऊनी वस्त्र रोधी अथवा इसके रेशों के बीच वायु की फंसी ट्रैप होती है। ठीक है। तो ये जो था हम लोगों का यहाँ पे एनसीईआरटी का जो बेहतरीन ये रहा चैप्टर, काफ़ी उष्मा हीट जो है ये इसमें काफ़ी बहुत चीज़ हम लोग आज जाने हैं। दोस्तों आप लोग अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारे चैनल को आप प्यार दे, अपना दुलार दे और जो कमियां हैं उस कमियों के बारे में भी हमें बताएं कि हम किस तरह अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, हमें क्या कमी है। अगर आप हमें बताएंगे तो हम तभी तो इससे बढ़िया कुछ कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके पास प्रस्तुत कर सकते हैं ना दोस्तों। तो आप हमारी हर एक चीज़ को बताएं जिससे क्या करेंगे हम और इससे बेहतरीन करेंगे। और हमारा ये सीरीज कंटिन्यू एनसीईआरटी का चलता रहेगा। इवन आप रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे, हम बोले थे ना चपरासी से लेकर कलेक्टर तक के लिए एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, है ना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।